नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मेहरा जी के क्लासेज की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज इस YouTube चैनल पर मैं इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके पर चर्चा करने जा रहा हूं और इसके तहत जो मैंने मुख्य रूप से जो टॉपिक लिया है वो है हाइब्रिड वार, हाइब्रिड युद्ध भी कह सकते हो इसको। ये काफ़ी चर्चा में है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण दिवस है और जापान के नए प्रधानमंत्री बने हैं, उनको लेकर हम इस लेक्चर को पूरा करेंगे। इस लेक्चर को पूरा करने से पहले कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। एक तो 21 सितंबर सोमवार से नए ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहे हैं। इसकी सूचना मैंने आपको पहले ही दे चुका हूँ, उस पर आप गौर कर सकते हैं। और इसके अलावा एक आपको मैं ये बात कहना चाहूँगा कि हम कोई भी टॉपिक जो तैयार करते हैं, हम मतलब मैं मेरी बात कर रहा हूँ, मैं कोई भी टॉपिक तैयार करता हूँ तो उस टॉपिक को चारों तरफ से घेरने का प्रयास करता हूँ। घेरने का प्रयास से मेरा यह मतलब ये है कि मैं उसे एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ, और जब उसको एक्सप्लेनेशन देते हैं, पुराने साल के पेपर से देखते हैं या उसकी इम्पोर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट फैक्ट को ध्यान में रखते हैं, तो इसके लिए यदि हम ये प्रक्रिया करते हैं तो हमें टाइम की आवश्यकता होती है, टाइम की डिमांड करता है। उस टाइम के आधार पर ही कई बार समय लग जाता है। तो आप सब स्टूडेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि चाहे वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल का हो सिस्टम हो, चाहे वो करंट जीके से संबंधित हो, चाहे वो महिला व बाल अपराध का संबंध हो, आपको पूरा सिलेबस कराया जाएगा, सिस्टमेटिक और अपडेटेड कराया जाएगा, और ये कहा जाएगा कि इसके अलावा कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, समय की मांग होती है, इसलिए धैर्य रखें। यदि कुछ टाइम लग जाता है तो आप जो पिछला पोर्शन है उसको आप रिवाइज करें, और रिवाइज आप नहीं करते हो ये मेरे को कन्फर्म है। यदि आप रिवाइज करते होते तो मान के चलिए मैं इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन की लाइन लगा देता। समस्या तो मेरे लिए सबसे बड़ी यही है कि आप मेरा कहना कम मानते हो। ये दुर्भाग्य है हमारा। 2% लोग हैं या 5%, ज़्यादा से ज़्यादा आपको थोड़ा यदि मैं मोटिवेट भी करूं तो 5% कह देता हूं। बस ये 2 या 5% के बीच में स्टूडेंट होते हैं जो कि उस पथ पर चलते हैं जिसको टीचर अख्तियार करता है। बाकी 95 सुनते भी हैं और मानने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन वापस उसी रूट पर चले जाते हैं जो कि उसके नाकामयाबी के कारणों में शामिल हो जाता है। हालांकि मैं उनके लिए भी यही कहता हूं कि परमात्मा उनको सफलता दे। और इत्तेफाक देखिए, कामयाबी का रेशियो जो होता है ये भी 2 से 5% के बीच में ही होता है, और वही लोग हैं जो इसको चलन में लेकर आते हैं। तो मैं वापस आपको एक गंभीरता से आपको एक बात कहना चाहूँगा कि कोई भी बात करें, कोई भी सिस्टम आपको दिया जा रहा है, चाहे वो करंट जीके के रूप में है, चाहे वो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल के रूप में है, आपको पूरा कोर्स करवाया जाएगा और समय सीमा के अंदर करवाया जाएगा। टेंशन मत रखिए उसकी। ये नहीं है कि आप पेपर देने जा रहे हो और आपका सिलेबस ही पूरा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होगा। ध्यान रखें, ये मेरी जिम्मेवारी है। लेकिन थोड़ा सा आप धैर्य रखें, पेशेंस रखें, और यदि थोड़ा वक्त लगता है तो आप रिवाइज कीजिए। मान के चलना, रिवाइज सबसे महत्वपूर्ण होता है। मैं 15 बार तो बोलता हूं, मैं चाहूंगा इससे ज़्यादा बार भी आप पढ़ते जाए, बार बार इन्हीं को पढ़ते जाइए। इसके अलावा और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हालांकि 95% स्टूडेंट फिर भी लगे रहते हैं। मैं कई बार देखता हूं, कई बच्चे अन्य किताबों से मुझे क्वेश्चन भेजते हैं। मैं समझ जाता हूँ ये किस किताब से कह रहा है, क्या कह रहा है ये। इसका मतलब वो चलते चलते थोड़ा सा अलग हट गया। मैं ये नहीं कहता कि आप किताबें ना पढ़ें,
मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि मैंने जो आपको कहा था कि इसको बार बार पढ़ो, वो काम तो आपने किया ही नहीं। आपने एक बार पढ़ा और फिर आप तुम लोग प्रैक्टिस करने लगे। एक बार पढ़ने से प्रैक्टिस होती है क्या? एक बार पढ़ने से कोई प्रैक्टिस नहीं होती। मान के चलना, ये मेरा अनुभव है, कम से कम 5 बार पढ़ोगे तो कंपटीशन की लाइन में आओगे। उसके आगे पढ़ोगे तो सिलेक्शन के चांस बनेंगे, और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो फिर सिलेक्शन होगा। ये प्रक्रिया होती है इसकी। तुम ज़्यादा पाने के चक्कर में जो बेसिक चीज़ें होती हैं उनको भूल जाते हो। तो ये थोड़ा आप ध्यान रखें। क्लियर? अब मैं अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, और यदि आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो आप इसे सोशल मीडिया पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वर्तमान में मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि आप जो शेयर करते हो और अब शेयर करने जो लगे हो, उसके माध्यम से हमारे से कई लोग जुड़े हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, और कहना चाहूँगा कि परमात्मा आपको सफलता दिलाए, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। ऐसी मेरी वेल विश है आपके साथ। और इसके अलावा जो टेलीग्राम का जो लिंक है, ऐप का जो लिंक है, जो ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को परचेज करने से रिलेटेड है, उसको आप ज़रूर डाउनलोड कर लें। तो अब मैं अपना लेक्चर प्रारंभ करता हूं, और मेरे लेक्चर के तहत सबसे पहले जो बात है वो है हाइब्रिड युद्ध। ये शब्द आया है हमारे सामने, हाइब्रिड वॉर भी कह सकते हो इसको। पहली बात तो हम ये कहेंगे कि ये जो हाइब्रिड युद्ध है ये होता क्या है, ये चर्चा में क्यों है, किस कारण से ये चर्चा में है। आपने सुना होगा कि चीन हाइब्रिड युद्ध कर रहा है। हाइब्रिड युद्ध का मतलब ये होता है कि एक तरीके का साइबर से संबंधित मामला होता है, जैसे निजी सूचनाएं प्राप्त करना, कोई जैसे कंप्यूटर में हमने कोई अपने सिस्टम रख रखे हैं उनके माध्यम से सूचनाएं एकत्रित करना, और फिर उनका इस्तेमाल जनता के विचारों को बदलने में किया जाता है। ये हाइब्रिड युद्ध होता है। मैं कुछ बातें और भी बताऊंगा आपको, फिलहाल हम इसको स्टार्ट करते हैं। और आप एक लाइन लिख सकते हो, यह एक आभासी युद्ध है। आप कह सकते हो वर्चुअल वार है, ये वर्चुअल वार है। वैसे नहीं है कि दो सेनाएं लड़ रही है, उस तरीके का नहीं है। एक लाइन और लिखिए, इसके तहत अफवाहें, गलत जानकारियां व फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। अफवाहें हैं, गलत जानकारियां हैं और फेक न्यूज़ फैलाते हैं। ये आप वर्तमान में सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख भी रहे हो, और मेरे से ज़्यादा तो आप जानते हो। अब इन सब का परिणाम क्या रहता है, रिजल्ट क्या है? आम जनता की सोच बदलने लगती है। इससे क्या होता है, आम जनता की सोच बदलती है। और आप इसको सिंपल भाषा में कहो तो आप कह सकते हो सोच पर प्रहार किया जाता है। सोच पर, आपकी थिंकिंग पर प्रहार किया जाता है, आपकी सोच को बदल दिया जाता है। इसे हाइब्रिड युद्ध बोलते हैं। अब हम बात करेंगे ये वर्तमान में चर्चित क्यों है। वास्तव में क्या है, चीन जो है, जो बिग डेटा होते हैं उनके माध्यम से जो भारतीय नेता है, जैसे पीएम है, सीएम है, सांसद है, उन पर निगरानी रख रहा है। एक लाइन लिखिए, चीन इस युद्ध के माध्यम से भारतीय नेताओं पर
निगरानी रख रहा है। वास्तव में चीन में क्या है, एक डेटा आईटी कंपनी है, उसकी असलियत सामने आई है, इस कारण से हमें यह पता लगा है। एक लाइन लिख दीजिए, चीन की एक डेटा आईटी कंपनी की असलियत सामने आई है। तो इसके माध्यम से हमें यह पता लगा है कि चीन भारत के खिलाफ और अन्य देशों के खिलाफ एक हाइब्रिड युद्ध छेड़ रहा है। ये जो डेटा कंपनी है चीन की, ये चीन में एक प्रांत है शेनज़ेन, वहां से संबंधित है। कई बार इस तरीके से क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि डेटा कंपनी चीन में किस स्थान से संबंधित है। तो आपके सामने एक पिक्चर क्लियर होगी कि हाइब्रिड युद्ध है, इसके माध्यम से जानकारियां प्राप्त की जाती है, तो फिर वो अपने हिसाब से डिसीजन लेता है। पूरी असलियत उसके सामने आ जाती है कि जैसे चाइना यदि हाइब्रिड युद्ध छेड़ रहा है तो वहां के लोगों की सोच क्या है, उसके आधार पर उस सोच को वो बदल देता है। क्लियर हुई बात सारी। जैसे मैं एक छोटी सी बात कहूं, आप अपने हिसाब से देखिए, आप सोशल मीडिया में बहुत माहिर हो, बिल्कुल माहिर हो, और इसको आपको छोड़ना पड़ेगा, और नहीं छोड़ोगे तो फिर ये आपको छोड़ देगा, उसकी टेंशन मत रखिए। हम देखते हैं कई बार, जैसे सोशल मीडिया है, ये कुछ भी कर सकता है। यदि मैं सही मायने में बात कहूं और निर्विरोध रूप से कहूं तो ये कुछ भी कर सकता है। ये चाहे तो चलते हुए आदमी को आसमान तक पहुंचा दे और आसमान वाले आदमी को नीचे गिरा दे। ये मीडिया की ताकत होती है। आप खुद देखिए, अभी हाल फिलहाल की घटनाएं देख लीजिए। रिया चक्रवर्ती, इसको कोई जानता ही नहीं था, आज पूरा वर्ल्ड जानता है इसको। पूरे चैनल पर रिया रिया हो गया, ये जोक भी बनने लगे थे कि देश रिया रिया हो गया। कंगना रणावत है, वर्तमान में काफ़ी चर्चा में है। ये अपना पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ये तैयार कर रहे हैं, सब समझ में आती है, सारी चीज़ें होती है। ये बिना वजह कोई भी चर्चा नहीं होती है, ध्यान रखें, बिना वजह कोई चर्चा नहीं होता है। उसके आगामी कोई न कोई लक्ष्य निर्धारित होते हैं। ये धीरे धीरे आपको पता भी लग जाएगा। कोई भी मीडिया में चर्चा में है, इसका मतलब उसका कुछ लक्ष्य है। आप खुद देख लीजिए। एक तरीके से हम देखें, जैसे राहुल गांधी है। अब जैसे मैं बोलूँगा तो कई लोग कहेंगे, अरे यार ये कोई आदमी है क्या यार, पप्पू आदमी है यार, पता नहीं क्या है। बिल्कुल आप बोल सकते हो, क्योंकि आप इस हाइब्रिड युद्ध के शिकार हो, इस हाइब्रिड युद्ध के शिकार हो गए। उसने कोई भी अपना स्टेटमेंट दिया, उसकी एडिटिंग करके उसको इस तरीके से पेश कर दिया गया, आपने उसको कह दिया पप्पू, और उसको पप्पू बना दिया गया। तो हम बोलने लग गए इसको, और हम मानने लग गए। अब वो जो भी क्वेश्चन पुटअप करेगा, यदि वो गरीबी के बारे में बात कर रहा है, या बेरोजगारी के बारे में बात कर रहे हैं, या वो आपके बारे में क्यों ना बात कर रहा हो, तो भी आप कहोगे नहीं नहीं नहीं, ये क्या बताएगा यार हमें। आपकी सोच बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है। कैसे बदली? अफवाहें, गलत जानकारियां, फेक न्यूज फैलाई जाती है। तो एक तरीके का ये आभासी युद्ध है। अब वो यदि हम उसके आप कभी क्वेश्चन सुनो, वो जब पूछता है क्वेश्चन, कभी क्वेश्चन देखोगे, तटस्थ होकर सुनो, तो नहीं तो आप अपने हिसाब से सोचते रहिए, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। वक्त भी आपके सामने आएगा और एक रिजल्ट भी हमारे सामने आएगा, तब शायद हम अपनी सोच को ये समझने लग जाएं कि हमने ये क्या किया, गलत किया, सही किया। ये वक्त परिणाम देता है। ऐसा कभी नहीं हुआ भारतीय इतिहास में या वर्ल्ड के इतिहास में, देख लीजिए, हमेशा उसका रिजल्ट हमारे सामने आया है। हम कोई भी गलती करते हैं या हम किसी चीज़ को सुधारते हैं तो उसका रिजल्ट हमारे सामने हमेशा आता है। ये ध्यान रखना। आप तटस्थ होकर कभी उसके क्वेश्चंस को देखना, वो पूछ क्या रहे हैं, बात क्या कर रहे हैं। अब बाद में उसकी एडिटिंग आ जाती है,
अलग आ जाता है, वो एक अलग मैटर होता है। वो तो फिर आप उसके लिए तो बहुत ये लंबी चौड़ी बहस का विषय है, उस पर नहीं जा रहे हम। कभी उसके क्वेश्चन देखना। अभी उसने आपके बेरोजगारी के संबंध में एक स्टेटमेंट दिया था, उसको समझना क्या कह रहे हैं ये। और इन्होंने ये बात पहले ही कह दी थी कि बेरोजगारी आएगी और आ गई। अब हम आपसे थोड़ा सा मैच्योर लेवल रखते हैं तो हम उस चीज को समझ जाते हैं, वो जो बात कह रहा होता है समझ जाते हैं हम उसकी। लेकिन आपको क्या है, आप इस सोशल मीडिया में इस तरीके से फैले हुए हो, और कुछ आपका जो एज फैक्टर है उसको आप थोड़ा बचपना भी कह सकते हो, तो आपको वो ज्यादा प्रभावित कर जाता है। लेकिन रियल में स्थितियों को पहचानने की क्षमता यदि नहीं भी है तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप अपनी स्टडी करें, पढ़ाई करें, स्टडी करें। इस सोशल मीडिया के बहकावे में या इसके जो जिस तरीके का जो सिस्टम चल रहा है उसमें ना आए। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मैं देखता हूँ, इनके व्यूज़ देखता हूँ, बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। इसका मतलब आप शायद आप ही तो जो लगे रहते हो इसके अंदर, सारे लगे रहते हैं, देखते रहते हैं इसको। तो ओवरऑल एक तरीके से वो क्या होता है, आपकी सोच पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। इसे ही हम हाइब्रिड युद्ध कहते हैं। इसी संदर्भ को आप इस चाइना के लेवल पर देख लीजिए, बस बात खत्म। जैसे आपकी सोच बदलती है उसी तरीके से ये उसी प्रकार से फिर डिसीजन लेता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, यदि ये लगा कि भारत के लोग बहुत आध्यात्मिक है, परंपराओं को बहुत मानते हैं, ट्रेडिशन को बहुत मानते हैं, या जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये लड़ने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, तो फिर ये उसी प्रकार का डिसीजन लेगा, ये उसी प्रकार की क्राइटेरिया करेगा। जैसे मेरे को लगा कि आपको ये बात पसंद है तो मैं वही बात करूंगा। मेरे को लगा कि आपको इस बात से गुस्सा आता है और मुझे आपको गुस्सा दिलाना है तो मैं आपको वही बात करूंगा। यही हाइब्रिड युद्ध है, इसे ही हम हाइब्रिड युद्ध कहते हैं। जब मैं आपको पहचान गया, इसका मतलब आपके लिए यदि मुझे पॉजिटिव करना है, आपके लिए मुझे नेगेटिव करना है, तो मैं वो कर सकता हूं, बशर्ते मुझे आपके दिमाग का पता होना चाहिए। दिमाग मीन्स सोच का पता होना चाहिए, और इस सोच को वो पता करता है इसके माध्यम से। और यदि आपकी सोच को बदलना है तो वो इसके माध्यम से बदलने की क्षमता भी रखता है। तो ये हाइब्रिड युद्ध है। हमारे सामने ये शब्द आया है, हालांकि एक पुस्तक आई थी उसमें इस शब्द का उल्लेख हुआ था। उस पुस्तक का नाम आपसे एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है। आइए बात करते हैं इस युद्ध की रूपरेखा तैयार करने वाली पुस्तक। यह आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए। और पुस्तक का नाम है अप्रतिबंधित युद्ध। अप्रतिबंधित युद्ध है, और ये जो प्रकाशित हुई थी, ध्यान रखना, 1999 में ये प्रकाशित हुई थी। और इसके जो लेखक है, इसका नाम आपने ध्यान रखना है, दो व्यक्ति हैं। एक तो है कर्नल कियाओ, कर्नल कियाओ है, और एक है कर्नल बाग। इस पुस्तक में इस युद्ध के बारे में बताया गया था, और ये चाइना से ही संबंधित है। और हाइब्रिड युद्ध ये सिस्टम होता है। बहुत सादा शब्दों में मैंने आपको बता दिया, आपकी सोच पर प्रहार करना। और सोच पर प्रहार तभी होगा जब वो आपके बारे में जानकारियां उसके पास होगी। तो आपसे जानकारियां प्राप्त करके आपकी सोच पर प्रहार करना और आपको अपने अकॉर्डिंग बदलना, यह हाइब्रिड युद्ध होता है, जो कि सोशल मीडिया के माध्यम से किया जा सकता है। एक तरीके से यह साइबर सिस्टम कह सकते हो आप इसको। तो अभी फिलहाल इसके बारे में ऐसी कुछ बातें आई है, देखते हैं आगे कोई नई बात आएगी तो हम इसको अपडेट करते रहेंगे। फिलहाल ये शब्द इंपॉर्टेंट है, हाइब्रिड युद्ध, और ये पुस्तक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसके राइटर कौन है
और हाइब्रिड युद्ध होता क्या है, कोई हैरत की बात नहीं है। आपसे ऑप्शन में दे सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से गलत जानकारियां, अफवाहें और फेक न्यूज को फैलाना क्या सिस्टम कहलाता है, तो एक प्रकार का हाइब्रिड युद्ध होता है। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। अब जो इंटरनेशनल लेवल पर हमारे सामने जो एक न्यूज़ आई है वो ये है, जापान के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। इससे पहले शिंजो अबे थे, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया। उनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी तो उन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब दोस्तों, आप पता नहीं इस बात को कितना महसूस करते हो, लेकिन मैं अपनी मैच्योरिटी के आधार पर यदि कहना चाहूँ तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है कि कोई ये कह दे कि मेरी तबीयत सही नहीं है या मेरा हेल्थ सही नहीं है, मेरा स्वास्थ्य सही नहीं है, इस कारण से मैं इस कार्य को संभाल नहीं सकता, और प्रधानमंत्री जैसे पद को, तो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। ये बहुत बड़ी बात होती है। ये इतने बड़े पद को छोड़ना इतना आसान नहीं होता है। और उनका बड़प्पन देखिए या उनके सिद्धांत देखिए, उनके प्रिंसिपल देखिए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो वास्तव में ये सैल्यूट करने हैं कि उन्होंने अपनी सारी स्थिति सामने रख दी कि अब मैं इसको आगे नहीं चला पाऊंगा, तो आप अपना नया सिस्टम देखिए। तो हेडिंग डाल दीजिए, जापान के नए प्रधानमंत्री। योशिदे सुगा। इन्होंने शिंजो अबे का स्थान लिया है। शिंजो अबे का स्थान लिया है। वर्तमान में एक क्वेश्चन जो काफी उभर कर सामने आ रहा है वो है पार्टी। इनकी पार्टी का नाम आपने याद रखना है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और इनकी पार्टी का नाम है लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी है। तो वर्तमान में जो एग्जामिनर है थोड़ा 2 कदम आगे चल जाता है, पार्टी पूछ लेता है। मैं पिछले पेपर से इसकी तुलना करूं तो आंग सान सू की, जो कि म्यांमार से संबंधित थी, उसकी पार्टी का नाम एसएससी में पूछा गया है। इसी कारण से मैंने आपको कहा कि लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी आपने याद रखनी है। और यही तरीका होता है एग्जामिनर के दिमाग में घुसने का। और ये हमें हेल्प मिलती है पुराने पेपर के माध्यम से, क्योंकि बाकायदा आंग सान सू की पार्टी का जब नाम पूछा गया है, और जापान अपने लिए बहुत महत्वपूर्ण देश है, वर्ल्ड फेमस देश है ये, तो ओबियसली बात है, पूछा जा सकता है कि जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं योशिदे सुगा, उनकी पार्टी का क्या नाम है। क्लियर। अब रिवाइज के तौर पर देखें तो आपको जापान के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। निकनेम, एक तो इसको कहते हैं सूर्योदय का देश, सूर्योदय का देश कहा जाता है। दूसरा, इसको भूकंपों का देश कहा जाता है। एशिया महाद्वीप से संबंधित है ये। प्रशांत महासागर में इसकी स्थिति है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ते ही हैं। और हाँ, एक बात और कहना चाहूँगा, वर्ल्ड ज्योग्राफी में जहाँ मैंने आपको जापान के बारे में कराया है, वहाँ पर आप जाकर ये प्रधानमंत्री का नाम चेंज कर दें, क्योंकि मैंने आपको उस टाइम शिंजो अबे लिखाया था, जो ऑफलाइन के बच्चे पहले पढ़ते थे, वहाँ पर योशिदे सुगा कर दें। इससे आपके नोट्स अपडेटेड हो जाएंगे। जो राजधानी है ये टोक्यो है। और यहाँ के जो सम्राट हैं नारुहितो, ये भी नए बने हैं, ध्यान रखना। और ये क्वेश्चन भी आ चुका है, जापान के नए सम्राट कौन है, नारुहितो, ध्यान रखें। और इसकी जो मुद्रा है
करेंसी ये होती है येन। तो इसी के साथ हमारा थोड़ा ये रिवाइज भी हो गया। तो एक बार आप इसे राइट डाउन कीजिए। अब देखिए, मैं कुछ दिवस की बात करने जा रहा हूं। जैसे एक तो आज का ही दिन 16 सितंबर, एक मैं बात करने जा रहा हूं 15 सितंबर, एक मैं बात करने जा रहा हूं 14 सितंबर। अब देखिए, हर दिवस को तो आपने ज़्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, लेकिन कुछ दिवस है उनको आपने ध्यान में रखना है। जैसे मैं कहूं 14 सितंबर, यदि मैं 14 सितंबर की बात करूं तो इसे मनाया जाता है हिंदी दिवस। हिंदी दिवस, इसका कारण क्या है, क्यों मनाया जाता है, बस इतनी बात काफी है। क्योंकि संविधान सभा ने 14 सितंबर 1949 को हिंदी को संवैधानिक दर्जा दिया था। बकायदा एक आर्टिकल बना था 3431, 343(1). इसमें यह कहा गया था कि भारत की राजभाषा हिंदी, ऑफिशियल लैंग्वेज बोलते हैं राजभाषा को, वह लिपि जो है, स्क्रिप्ट, देवनागरी है। इसकी डिटेल हम कॉन्स्टिट्यूशन में करते हैं। ये ऑनलाइन स्टडी मटेरियल को भी हाल फिलहाल ये उपलब्ध करवाया था मैंने राजभाषा आयोग के माध्यम से, 343 सारी डिटेल आपको दी थी, तो वहां पर ये आपके सामने मौजूद है, तो इसको यहां आवश्यकता नहीं है। 15 सितंबर जो है, इसको जो मनाया जाता है, 2 दिवस के रूप में आप कह सकते हो इसको। एक तो अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे। एक तो इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2007 में यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी, बस इतना काफ़ी है। डेमोक्रेसी आप जानते ही हो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बार पढ़ते हैं इसको। तो ये अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस याद रखो, प्रारंभ 2007 में हुआ था, यूएनओ ने इसकी घोषणा की थी, ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। दूसरा जो है, ये है राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस। इंजीनियर दिवस, ये इंजीनियरिंग को प्रोत्साहित करने से संबंधित है। एक भारत के वैज्ञानिक हुआ करते थे, साइंटिस्ट, उन्होंने इसके उनके जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। एम विश्वेश्वरैया, 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला था। एक लाइन लिख दीजिए, यह दिवस एम विश्वेश्वरैया के जन्मदिन की स्मृति में मनाया जाता है। और ये जो एम विश्वेश्वरैया हैं, इनके बारे में थोड़ी सी बात आपको ध्यान रखनी है। एक तो ये इंजीनियर थे, एक तरीके से वैज्ञानिक बैकग्राउंड इनका था। दूसरा, 1955 में इन्हें भारत रत्न मिला था। ये थोड़ी सी बेसिक बातें आपने ध्यान रखनी है। अब इधर आ जाइए, 16 सितंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये जो 16 सितंबर है ये मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। हालांकि इसकी चर्चा भी हम जब इन्वायरमेंट करते हैं साइंस में तब भी करते हैं, इसकी अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। पहली बात तो ये क्यों मनाया जाता है, कारण क्या है? इसका कारण ये है क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये काफी बार आता है, आपसे यही पूछा जाता है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध जो है ओजोन परत के संरक्षण से है। ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है ये। अब देखिए, ओजोन परत के बारे में हम काफी बात करते हैं और ये समताप मंडल का ही एक भाग है। लगभग 18 से 35 या 18 से 32 किलोमीटर के बीच में इसका क्षेत्र पाया जाता है। 1913 में इसकी खोज हुई थी। इसकी मोटाई को डाबसन इकाई के माध्यम से मापा जाता है और इसके बाद में जो फोरमैन नामक वैज्ञानिक थे उन्होंने 1985 में इसके बारे में बताया था। अंटार्कटिका क्षेत्र में एक होल का पता लगा था, तब ये चर्चा में आया था। उसके बाद में इसके संरक्षण के लिए कई देशों ने मिलकर एक नियमावली बनाई जिसको प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं और ये मॉन्ट्रियल नामक स्थान पर हुआ था। मॉन्ट्रियल कनाडा का एक स्थान है, इसी कारण से इसको मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कहते हैं और 16 सितंबर 1987 को ये प्रावधान लागू हुए थे। इसी कारण से जो यूएन महासभा है उन्होंने ये डिसाइड किया कि 16 सितंबर को विश्व अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाएगा। अब ये बात यहाँ पर एक बात ध्यान रखना, देखिए 87 में ये लागू हुआ था, लेकिन ये जो दिवस है यूएनओ के द्वारा दिवस मनाने की घोषणा तो हुई थी दिसंबर 1994 में, जबकि ये पहली बार जो मनाया गया था, ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 16 सितंबर 1995 को पहली बार मनाया गया था। और हम यदि लेटेस्ट की बात करें तो आज है 16 सितंबर 2020। आपने इसकी थीम याद रखनी है। अब देखिए, इसकी जो थीम है ये है जीवन के लिए ओजोन। बस आप ये थोड़ा सा ध्यान रखें और इसको आप, जहां मैंने पर्यावरण में बताया था आपको ओजोन परत के बारे में हम जहां डिटेल से करते हैं, वहां पर आप इसको अपडेट कर लोगे, इस दिवस के संदर्भ में थीम लिख दोगे। और तो देखिए आपको वहां ये सारा कराया हुआ है, कोई नई बात आपको लगे तो वहां पर आप इसको ऐड कर सकते हो। क्लियर? तो ये कुछ दिवस के बारे में हमने महत्वपूर्ण बातें की, एक बार आप इसे राइट डाउन कर दीजिए। तो दोस्तों, आज हमने इंडिया एंड वर्ल्ड करंट जीके के तहत हाइब्रिड युद्ध को समझने का प्रयास किया जो सोच पर प्रहार करने से संबंधित है। चाइना ने ये भारतीय नेताओं के संबंध में स्टार्ट किया है। इसके अलावा अन्य जो विदेशी नेता है उन पर भी ये प्रहार कर रहा है। नई बात है, ध्यान रखना इसके बारे में। इसके अलावा जापान के जो नए प्रधानमंत्री बने हैं, अपने आप में एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है।
जब भी श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनते हैं, याद कीजिए एसएससी में क्वेश्चन आए थे ये, उसी तरीके से इंपॉर्टेंट बन जाता है। चाइना में कोई चेंजिंग होती है, पूछा जाता है। म्यांमार में कोई चेंजिंग होती है, बांग्लादेश में कोई चेंजिंग होती है, नहीं पूछा गया बांग्लादेश के प्रधानमंत्री। तो ये सब बातें पूछी जाती है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन्हीं को आधार बनाकर हमने अपनी तैयारी करनी है। इसके अलावा जो दिवस है, इनमें थोड़ी सजगता आपने दिखानी है। हर दिवस को डिटेल में करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो महत्वपूर्ण है वो आपको मैं साथ साथ बताता जाऊंगा। उनकी थीम वगैरह आपने ध्यान रखनी है। तो दोस्तों, ये लेक्चर यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर शेयर करें और अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें। इधर उधर फालतू में सोशल मीडिया के भटकाव में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप ऐसा करते हो तो आप इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। हमारा फ़र्ज़ होता है आपको एक सही रास्ता दिखाना। मानना या नहीं मानना ये आपके व्यक्तित्व पर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, इजाज़त दीजिए। आप सभी को मेरा नमस्कार।